हेलो। अपने जियो पॉलिटिक्स चैनल पर जियो पॉलिटिक्स टुडे एंड टुमारो आपके साथ अजय कुमार झा। अभी हमें पता है कि अगले महीने मोदी जी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने जाने वाले हैं। पहले तो इस तरह की बातें हुई थी कि शायद वो ना जाए। तो आज मेरी चर्चा ग्रीस पर होनी है, पर मैंने बातें ब्रिक्स सम्मेलन से शुरू किया है। आप पूछेंगे क्यों, परंतु मैं आगे अपनी बात बताऊं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए, और जब ये सब करेंगे तो उसके पहले लाइक भी करेंगे। जब मैं ग्रीस की बात कर रहा हूं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जियो पॉलिटिक्स का जो फ्रेमवर्क अभी चल रहा है और जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं पूरी दुनिया में, भारत का हमें पता है कि जो एक स्टेटस है, जितनी तेज़ी से हाल के वर्षों में, और इंटरेस्टिंगली पोस्ट कोविड पीरियड में भारत की ताकत जियो पॉलिटिक्स में डिप्लोमेटिक लेवल पर जितनी बढ़ी है वो आश्चर्यजनक है। भारत को जहाँ तक मिलिट्री पोटेंशियल और मिलिट्री ताकत का सवाल है, वो अभी भी उस तरह से नहीं है जैसा कि टॉप लेवल में अमेरिका, रूस और चाइना के पास है। लेकिन वहाँ भी भारत अपनी पैठ बना रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, परंतु उससे ज़्यादा डिप्लोमेटिक लेवल पर जो इसने अपनी पहुँच बनाई है, उसकी वजह से मोदी जी का हर फॉरेन ट्रिप एक तरह का एक तरह की चर्चा की शुरुआत कर देता है। हर हर कैपिटल में, दुनिया के हर कैपिटल में, हर मेजर कंट्री के कैपिटल में ये एक चर्चा की शुरुआत कर देता है कि अब ये कौन सा मूव है मोदी जी का। हम लोगों ने देखा है कि अभी मोदी जी बड़े से बड़े कंट्री भी जाते हैं और वहाँ से अगर उन्हें लौटना होता है तो अकेले उसी कंट्री का सफ़र करके नहीं लौटते हैं। अभी वो किसी और कंट्री को भी ज़रूर उसमें अपनी इटिनरी में शामिल कर लेते हैं और वहाँ भी जा कर के देश के हित में जो कुछ भी संभव होता है वो करने जाते हैं। इसी क्रम में अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी जब ये सितंबर महीने में 22 से 24 के बीच जो मीटिंग होनी है ब्रिक्स की, उसमें उसके बाद वो ग्रीस जाएंगे। मुझे लगता है कि वो एक बहुत लंबे समय के बाद, संभवतः 1983 में इंदिरा गांधी जी गई थी वहाँ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसके बाद वो पहले प्रधानमंत्री हैं। कई प्रधानमंत्री आए गए कि उनका ये ग्रीस का दौरा हो रहा है। सुनने में तो ये लग रहा है कि मतलब काफ़ी कुछ ऐसा नहीं है, तभी ऐसा हुआ होगा, दोनों के संबंध वैसे नहीं हैं, परंतु सच तो ये है कि दोनों के संबंध ज़बरदस्त हैं। इतने इतने एक तरह से कहा जा सकता है कि दे आर म्यूचुअल एलाइज। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डिप्लोमेटिक लेवल पर इस तरह का कन्फर्मेशन है दोनों तरफ से, ग्रीस की ओर से भी और भारत की ओर से भी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम प्राचीन काल की स्थिति को छोड़ दें, क्योंकि प्राचीन काल में तो हमारे उनके साथ भारतीय सभ्यता और जो ग्रीस की जो सभ्यता है वो तो उसका एक अनुनासिक संबंध है और दोनों ने एक दूसरे से खूब लिया और दिया है। लेकिन उसकी कंटिन्यूटी, हालांकि बाद में हम लोगों का आज़ादी के बाद उनके साथ जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ, जो डिप्लोमेटिक लेवल पर, वो 1950 में हुआ। और 1950 के मई महीने में जब हमारा भारत का और इजिप्ट का हुआ, उसके बाद से वहाँ के राजा भी आए, वहाँ के प्रेसिडेंट भी आए, भारत यहाँ से भी गए, यहाँ से भी भारत के प्रधानमंत्री गई थी, और विदेश मंत्रियों का तो सिलसिला ही रहा, और मंत्रियों का तो सिलसिला ही रहा आते जाते रहने का दोनों ने। और कई तरह के हमारे उनके साथ एग्रीमेंट्स भी हैं, कई तरह की अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, बाकी सभी चीज़ों में। तो वो सब तो सामान्य दिखता है, लेकिन उस तरह से जो एक दोनों के बीच में टॉप मोस्ट लेवल पर उस तरह का डिग्निटरीज, टॉप मोस्ट से मेरा मतलब है प्राइम मिनिस्ट्रियल लेवल पर या प्रेसिडेंशियल लेवल पर, वैसा इंटरेक्शन तो नहीं दिख रहा है। लेकिन बावजूद इसके सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ग्रीस एक अकेला ऐसा नाटो कंट्री है, नाटो देशों में 31 देशों में एक वह भी है, और
वो अकेला एक ऐसा कंट्री है, और यूरोपीय यूनियन का भी वो एक सदस्य है कि उसने भारत के साथ हर एक मौके पर अपनी दोस्ती निभाई है। चाहे वो कोई भी मसला हो, यूएन में कोई भी मसला हो भारत का, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, भारत का कोई भी इंटरनल मैटर। आश्चर्य की बात यह है कि बड़े बड़े देश, चाहे अमेरिका हो, यूके हो, कनाडा हो, कोई किसी भी वेस्टर्न कंट्री को आप ले लीजिए, कहीं ना कहीं से कुछ जो अरुचिकर बातें उधर से देश के लिए, हमारे देश के लिए होती रही हैं, परंतु ग्रीस की ओर से ऐसा कभी नहीं हुआ। एक छोटा सा देश, लेकिन जिस तरह से इसने अपनी जगह बनाई है वेस्टर्न वर्ल्ड में, उसके बावजूद भी सबों से हट करके हमारे हर इंटरनल मैटर को जो ग्लोबली जिसको बहुत उछाला गया और जिस पर बहुत तरह की टीका टिप्पणियाँ बाकी देशों के द्वारा किया गया, ग्रीस ने बराबर भारत का साथ दिया। वह शुरू से ही भारत को एक परमानेंट मेंबर के रूप में यूएनओ में, सिक्योरिटी काउंसिल में देखना चाहता है। उसने कश्मीर पर बिल्कुल साफ साफ कहा है कि ये मुद्दा भारत का इंटरनल मैटर है। अभी एनआरसी पर भी जो बातें हुई थी उस पर भी काफ़ी विदेशी ताकतों ने अपने अपने स्तर से कुछ न कुछ टिप्पणियां की थी। इसने कभी नहीं ऐसा कहा, मतलब कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां इसने सपोर्ट नहीं किया हो। चाहे वो किसी और को भी आप ले लें, हर जगह वो भारत के साथ खड़ा रहा। इतना ही नहीं, मतलब अगर हम देखें तो चाहे वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मसला हो, उसमें भी उसने भारत का साथ दिया। उसने एमटीसीआर में भारत का साथ दिया, जो एक बहुत क्रूशियल पोजीशंस थे, जहाँ से कि वो चीज़ों को मैं अपनी इम्पैक्ट कर सकता था, वहाँ भी उसने भारत का साथ दिया। जहाँ कई कंट्रीज़ को अपने साथ लाने में भारत को काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ी थी। तो अब ऐसे में भारत ने भी साथ निभाया। साइप्रस का जो मुद्दा है, जिसको लेकर के ग्रीस का और तुर्की का संबंध अच्छा नहीं रहा, और काफ़ी इन लोगों में एक तरह से झंझट ही नहीं हुआ, लड़ाई भी हुई, उसके काफ़ी परिणाम भी हुए जो सकारात्मक नहीं माने गए। तो वहाँ भारत एकदम स्ट्रीट फास्ट तरीके से ग्रीस के साथ खड़ा रहा। और सबसे बड़ी बात है कि जब मोदी जी वहाँ जा रहे हैं तो भारत के लिए तो वो जितना फ़ायदेमंद होना है वह तो है ही है, क्योंकि भारत अभी उसके साथ डिप्लोमेटिक तो जो रिलेशन है अपनी जगह पर है, जो डिफेंस के क्षेत्र में भी अपनी साझेदारी आगे और भागीदारी आगे बढ़ा रहा है। जितने भी, चाहे वो नेवल एक्सरसाइजेज हों, एयर एक्सरसाइजेज हों, वो भारत का उनके साथ चल रहा है। और ये सब तब हो रहा है कि जब, जो अभी मैंने कहा, बाकी दुनिया के देशों के साथ तो हो ही रहा है, टर्की के साथ, टर्की को भारत ने एक ज़बरदस्त सिग्नल दिया है। कितना ज़बरदस्त, अगर आप देखें तो किस तरह से भारत मूव कर रहा है जियोपॉलिटिकल इस प्लेन पर, कि वो साथ ही साथ ग्रीस का ये दौरा आज की तारीख में, वो भी ब्रिक्स सम्मेलन के बाद यहाँ से निकलते हुए, जहाँ टॉप मोस्ट कंट्रीज़ होंगे, 5 टॉप मोस्ट कंट्रीज़ होंगे, उसमें से निकल करके वहाँ ग्रीस जाते हुए वो टर्की को एक सीधे तौर पर ये मैसेज देंगे कि आप जिस तरह से हमारे खिलाफ खड़े हैं, बराबर पाकिस्तान के साथ रहते हैं, और आपको इस बात का कोई भी मलाल नहीं है कि आपकी कठिन परिस्थितियों में भारत आपके साथ रहा था, वो भारत आपके साथ आया। अभी जिस तरह से भूकंप वहाँ आया था उसमें भारत उनके साथ था, उसके बावजूद भी उधर से उस तरह का कोई सपोर्ट भारत के लिए दिख नहीं रहा है। तो वो मैसेज भारत क्लियरली उन्हें देना चाहता है। हमें पता है कि ग्रीस का जो जियोपॉलिटिकल या जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो बड़ा ही सेंट्रल लोकेशन पे है। वो भूमध्य सागर में स्थित है, मेडिटेरेनियन सी में स्थित है, और वो बिल्कुल तुर्की के पास है। तो वैसे में भारत के लिए जो सी रूट होगा उसमें वो एक ज़बरदस्त भूमिका अदा करेगा। वहाँ के पोर्ट पर अगर भारत को किसी तरह की पैठ मिल जाए, हालांकि जो वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है जिस पर कि चाइना ऑलरेडी वहाँ अपनी दखलंदाजी कर चुका है, वहाँ वो उसकी एक कंपनी है कोस्को, वो ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रही है। भारत वहाँ चाहता है कि उस जो पेरिस पोर्ट है उस पर भारत को भी जगह मिले,
अब देखते हैं उसमें क्या होता है। इतना आसान तो नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पर चाइना पहले से पहुँचा हुआ है, लेकिन वहाँ इस तरह की बातें होंगी। तो अब ये सारी चीज़ें यही बतला रहा है कि एक तरफ चाइना, एक तरफ टर्की, एक तरफ और भी शक्तियाँ हैं, और वहाँ उस बीच में भारत निकल कर के वहाँ अपनी पैठ बना रहा है, और साफ साफ दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी वो मैसेज दे रहा है कि भारत किस तरह से आगे बढ़ना चाहता है, और भारत का जियोपॉलिटिकल, और इसको लेकर के काफ़ी गंभीरता बनी हुई है पूरी दुनिया में कि ग्रीस को एक बिना किसी तरह का कोई ब्रेक का भारत सपोर्ट देता जा रहा है, और देने की संभावना बनाए रखे हुए है, और ये रहेगा भी। तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ना है, देखते हैं कि आगे इससे क्या होता है। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि हर हाल में ये एक ज़बरदस्त मूव है भारत की ओर से, और इसका ग्लोबल पॉलिटिक्स में आने वाले समय में एक बार फिर से देखने को मिलेगा। और तुर्की का अमेरिका के साथ जिस तरह से संबंध लव हेट का है, उसमें ये एक तरह से फ़ायदे का ही सौदा होगा। अमेरिका के लिए भी एक अच्छा मैसेज जाने वाला है। देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद।